मैं आप सभी के साथ डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर, जो कि खुद एक न्यूरोसर्जन हैं, उनके नियर डेथ एक्सपीरियंस, जो उन्होंने 7 दिन की कोमा की जो अवस्था उन्होंने गुजारी, उसमें जो उन्होंने अनुभव किए, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि वो खुद एक न्यूरोसर्जन रहे हैं और एक डॉक्टर होने के नाते उनको कभी भी इस तरह की चीज़ें, जो क्योंकि खुद उन्होंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि वो खुद इसी तरह का कार्य करते हैं कि जो लोग मृत्यु के नज़दीक हैं उनसे उनका सामना होता रहा है। लेकिन वो हमेशा यही मानते रहे कि ये एक भ्रम की सी स्थिति है, कुछ मानसिक रसायन है जो मृत्यु के समय पर एक्टिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन पिछली कड़ी में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके का अनुभव उन्हें हुआ। अब उससे आगे बढ़ते हुए उन्हें एक भयंकर अंधेरा जो दिखाई दिया था, और जब उन्होंने उससे बाहर निकलने की इच्छा रखी, तो वो जो उन्होंने देखा, मैं उसका जिक्र कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि जैसे धीरे धीरे सफेद और सुनहरी सी रोशनी, उस वो जो एक रोशनी वो देख रहे थे, उसमें और भी ज्यादा सफेद और सुनहरी सी रोशनी बह रही थी। और जैसे जैसे ये रोशनी बहती जा रही थी, आसपास का अंधेरा छटता जा रहा था। और इस मृत्यु के बाद के जीवन के अनुभव के विषय में वो बताते हैं कि मुझे एक आवाज सुनाई दी, बहुत ही जीवंत, बहुत ही समृद्ध, लेकिन बहुत ही जटिल। लेकिन वो ऐसी थी कि जैसा सुंदर संगीत मैंने पहले कभी नहीं सुना है। ये बात तो उन्होंने, ये मतलब ये जो लाइन है ना, कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और एक जगह पे वो कहते हैं कि मैं तो मतलब विश्लेषणों की लाइन लगा सकता हूँ, लाइन से खत्म ही नहीं होंगे ये अनुभव बताने के लिए, क्योंकि इन चीजों को बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। और अब जब मैं उन अनुभवों को जी चुका हूँ, तो अब अगर मैं उसे कुछ पुस्तक के रूप में कन्वर्ट भी कर रहा हूँ, तो भी मैं पूरी ईमानदारी के साथ उन अनुभवों को नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे अब वो उस तरीके से याद ही नहीं है। और वो इस दुनियावी जो चीज़ें हैं उनसे बहुत एक्सप्लेन करना मुश्किल है इन दुनियावी चीज़ों के ज़रिए। आगे उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ये आवाज़ भी खूबसूरत सी एक म्यूज़िक था, वो बढ़ता जा रहा था, वो रोशनी भी, उसकी मात्रा भी बढ़ती जा रही थी। जब मैंने उस प्रकाश पर अपना ध्यान केंद्रित किया, तो मुझे कुछ और दिखाई दिया। मैंने जब बहुत जागरूकता के साथ उसे देखने की कोशिश करी, तो वो एक खुला रास्ता था। अब मेरा ध्यान उस घूमती हुई सफेद और सुनहरी रोशनी में नहीं, बल्कि उसके अंदर जो रास्ता मुझे दिखाई दे रहा था, मैं उसकी तरफ बढ़ना चाह रहा था। और जब मैंने उस रास्ते की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो बहुत तेज लेकिन बहुत मधुर, बिल्कुल स्पष्ट और बहुत मधुर आवाज थी। और मुझे ऐसे लगा जैसे उस आवाज के साथ मैं एक ही झटके में, बिल्कुल फ्यू सेकंड्स में, एकदम से वो जो दुनिया का जिक्र उन्होंने किया था ना, कि किस तरीके से मैं कीचड़ में हूँ, सब जड़ों में लिपटा हुआ हूँ, ढका हुआ हूँ, उस दुनिया से एक झटके में मैं जैसे बाहर निकल गया। और उसके बाद मैं जो देख रहा था, वैसी खूबसूरत दुनिया मैंने आज तक नहीं देखी। आगे वो एक बहुत अच्छी लाइन कहते हैं, वो कहते हैं कि शानदार, जीवंत, आनंदमयी, आश्चर्यजनक। मतलब वो जो दुनिया है ना, वो कैसी दिखती है, वो कैसी महसूस होती है, मैं विश्लेषणों की लाइन लगा सकता हूँ। और वो सब कुछ थी, मतलब वो सब कुछ थी, वो शानदार है, जीवंत है, आनंदमयी है, आश्चर्यजनक है, वो सब कुछ थी। मुझे लगा कि मैं पैदा हो रहा हूँ, लेकिन वो पुनर्जन्म नहीं है, ऐसे जैसे मैं छोटा नवजात बच्चा हूँ। आगे उन्होंने बहुत प्यारी बात कही, वो कहते हैं कि मेरे नीचे देहात था। देहात मतलब वो, उनका बचपन देहात में, छोटे गांव में गुजरा है। तो वो कह रहे हैं कि वो देहात, वो हरा भरा, बिल्कुल प्यारा सा जो गांव, जहां उनका बिल्कुल बचपन, जहां वो पैदा हुए थे, वो वो मैं देख रहा था। और ये वो वाली फीलिंग अपनी बता रहे, जैसे उन्होंने पहली लाइन में कहा ना कि मुझे ऐसा था कि मैं नवजात हूँ। तो वो
जहाँ उनका जन्म हुआ था, जहाँ वो नवजात रूप में थे, उस स्थान का वर्णन कर रहे हैं। आगे वो शायद अपने मार्गदर्शक के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके माता-पिता आपको उस स्थान पर वापस ले जाते हैं, जहाँ आपने बहुत छोटे बच्चे के रूप में कुछ वर्ष बिताए हैं। आपके माता-पिता, ये जो शब्द उन्होंने कही हैं मेरे विचार से, इससे उनका मतलब मार्गदर्शक से है। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने माता-पिता ये इसी शब्द का इस्तेमाल किया है। वो कह रहे हैं कि चाहे आप उस जगह को ना जानते हों, ना पहचानते हों, लेकिन आपका एक हिस्सा है, गहराई का हिस्सा, जो उस जगह का आनंद ले रहा है। अब ये अनुभव तो एबन के है ना, उनके लिए वो स्थान महत्वपूर्ण होगा। जिस व्यक्ति के लिए जो स्थान महत्वपूर्ण हो सकता है, उसके लिए उस स्थान से रिलेटेड अनुभव होते होंगे। एबन के लिए वो जहाँ बचपन उन्होंने गुजारा था, वो स्थान महत्वपूर्ण था, तो उनके लिए ये वो अनुभव था। मैं उड़ रहा था, पेड़ों, खेतों, नदियों, झरनों और लोगों के ऊपर से गुजर रहा था। वहां हंसते खेलते बच्चे भी थे, लोग गोल घेरे में गाते हुए, नाचते हुए और कभी कभी दौड़ते, खेलते, कूदते हुए। इस तरीके से मैं लोगों को देख रहा था और मुझे बहुत खुशी भरा सब कुछ लग रहा था। अभी वो सोल वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ये वो उसी स्थान की बात कर रहे हैं जहां उन्होंने बचपन गुजारा है। वो कहते हैं कि बहुत खूबसूरत था, एकदम अविश्वसनीय था, बिल्कुल सपनों की दुनिया थी। लेकिन मैं जानता था कि ये सपना नहीं है। हालांकि मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन ये सपना नहीं है। मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि ये वास्तविक है। अब उन्होंने इस दुनिया को और उस दुनिया को कैसे एक्सप्लेन किया, ये उनका एक तरीका है एक्सप्लेन करने का, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि जैसे कि सर्दियों के दिन होते हैं ना, बहुत कड़कती ठंड के दिन होते हैं, तो उस वक्त धूप कितनी प्यारी लगती है। तो वो कुछ ऐसे बयां करते हैं कि जैसे कि आप एक छोटे से बच्चे हों और आप एक फिल्म देखने के लिए जाते हैं। फिल्म बहुत अच्छी थी, आपको बहुत मजा आया फिल्म देख के। जब आप फिल्म देखते हैं, उस अंधेरे हॉल से बाहर निकलते हैं, आप थिएटर से बाहर निकलते हैं, आपको लगता है कि मतलब कड़कती ठंड है, लेकिन सूरज की रोशनी पड़ रही है, प्यारी सी मध्यम सी हवा चल रही है, बड़ा प्यारा सा माहौल है। तो आपको ये एहसास होता है कि चाहे पिक्चर अच्छी थी, लेकिन इतने खूबसूरत दिन को मैंने पिक्चर के लिए क्यों खराब किया। अब आप, जहां तक मैं समझ पाई हूँ, ये जो उनका एक उदाहरणात्मक तरीका है, वो ये कहने, वो जो पिक्चर हॉल है वो उनके लिए ये धरती का जीवन है, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो, चाहे वो अच्छा ही जीवन क्यों ना हो। क्योंकि उन्होंने ये कहा ना कि चाहे पिक्चर बहुत मजेदार हो, बहुत आनंद आ रहा हो आपको पिक्चर देखने में, तो भी अगर बाहर का मौसम बहुत प्यारा है, तो आप बोलेंगे आज का दिन तो पिक्चर देखने में क्यों खराब कर दिया। तो इस तरीके से वो जो थिएटर की दुनिया है, ये वो इस दुनिया की बात कर रहे हैं, पृथ्वी की। और जो थिएटर से बाहर की दुनिया है, जिसे वो कह रहे हैं खूबसूरत दिन, वो सोल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। अब एक लाइन उन्होंने कही, उन्होंने कहा, अपनी इस भावना को 1000 गुना बढ़ा दीजिए। मतलब इस वक्त जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, इसे, इस भावना को 1000 गुना बढ़ा लीजिए। इसके बावजूद आप उस अनुभूति के करीब भी नहीं पहुंच पाएंगे जो मुझे महसूस हुई। देखिए, ये बात उन्होंने शुरू में ही कह दी कि मैं विश्लेषणों की लाइन लगा सकता हूं, तो मैं इसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं, फिर भी मैं ईमानदारी से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ये उन्होंने कहा था, तो वो कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि इस भावना को 1000 गुना बढ़ा दीजिए, तो भी उस अनुभूति के करीब नहीं पहुंच पाएंगे जो मेरी थी। अब आगे वो एक बहुत अच्छी लाइन कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि मैं कितनी देर तक उड़ता रहा हूँ। ये सब उनके उड़ते हुए जो अनुभव थे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो पृथ्वी का जो समय है ना, जो रेखीय समय है, वो इससे बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अलग समय था। एक्चुअली वो रेखीय नहीं होगा, वो सीधा नहीं होगा। जैसे हम धरती पर होते हैं तो हमारे लिए समय सीधा चलता है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऐसे ही चलता है, सीधा सीधा सीधा, पीछे तो जा नहीं सकते हम। उनके लिए उनका जो उन्होंने कहा, ये समय रेखीय नहीं था। मतलब कि जैसे कहते हैं ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों एक ही वक्त पर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, ये उनका मतलब है कहने का। आगे वो कहते हैं कि लेकिन कुछ बिंदुओं पर मुझे ऐसा एहसास हो रहा था
कोई तो है मेरे साथ, मैं अकेला तो नहीं हूँ। आगे वो कहते हैं कि कोई तो मेरे बगल में था, और वो बगल में कौन था? एक गुलाबी गालों वाली, नीली आंखों वाली, बहुत खूबसूरत लड़की। उसने वैसे ही सिंपल कपड़े पहने हुए थे जैसे सुंदर साधारण कपड़े गांव के किसानों ने पहने होते हैं। वो लड़की बहुत जबरदस्त थी, बहुत जीवंत थी। उसने मेरी तरफ देखा, और वो कुछ क्षण जब उसने मेरी तरफ देखा वो ऐसे थे कि उन्हीं कुछ क्षणों को इंसान बस वो वही क्षण बस जीने लायक है। चाहे उन क्षणों में कोई बात ना हुई हो, सिर्फ एक झलक देखी है, लेकिन सिर्फ वही क्षण जीने लायक है। आगे वो कहते हैं कि ये कोई रोमांटिक लुक नहीं था, ना ही कोई दोस्ती का दिखावा था। मतलब एक बस अनंत सा प्यार है, ना दोस्ती है ना उसमें रोमांस है, कुछ नहीं है। दुनिया में जितने भी प्रेम हो सकते हैं ना, वो उससे कहीं ज्यादा वास्तविक था, कहीं ज्यादा शुद्ध था। वो जो दुनिया थी, मुझे साफ महसूस हो रहा था कि ना कोई कल्पना है, ना कोई क्षणभंगुर सी रियलिटी है, ना निरर्थक है। जैसे इस दुनिया को तो क्षणभंगुर है ना, सब कुछ आज होता है कल नहीं होता, आप आज हैं कल नहीं रहेंगे। कुछ भी आप इस भौतिक दुनिया में क्रिएट करते हैं क्षणभंगुर है, लेकिन वो क्षणभंगुर नहीं था, वो निरर्थक नहीं था। आगे जो उस लड़की से उन्हें मैसेज मिला, वो कहते हैं कि अगर मुझे उसका सांसारिक भाषा में अनुवाद करना पड़े, क्योंकि ये टेलीपैथिक मैसेज था, तो उसका अनुवाद मैं कुछ ऐसे करूंगा कि तुम्हें हमेशा के लिए प्यार और सम्मान दिया जाएगा, आपको डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप गलत कर सकते हैं। ये 3 लाइनें, एक टेलीपैथिक मैसेज उस लड़की से मिला जिसे वो संसारिक भाषा में कन्वर्ट करके हम तक पहुंचा रहे हैं। इन 3 लाइनों में कितनी जबरदस्त बात है। अगर ये धरती पर इंसान के मन में हो तो कुछ बाकी ना बचे। मतलब तुम्हें हमेशा के लिए प्यार और सम्मान दिया जाएगा। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हमें तो हम जब किसी भी धर्म से, किसी भी धर्म की बात कर लीजिए, सब धर्मों में ऐसे ही होता है, डराया जाता है कि मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है। यहाँ तो कहा जा रहा है कि तुम्हें हमेशा के लिए प्यार और सम्मान दिया जाएगा। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि आपको डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप गलत कर सकते हैं। यानी जो पूरी जिंदगी ये गलत किया, ये सही किया, ऐसे क्यों कर दिया, ये पछतावे, ये सब जो आप भावनाएं क्रिएट करते हैं ना, ये सोल वर्ल्ड में जाने के बाद खत्म हो जाती हैं। वहां की नजर से कुछ गलत नहीं है। तो आगे वो कहते हैं ये जो संदेश था, बहुत एक मतलब बहुत बहुत बड़ी राहत देने वाला, बहुत एक पागलपन जैसी खुशी देने वाला था। आगे बड़ी सुंदर लाइन कही है, इस लाइन पे ना गौर कीजिएगा प्लीज, इस लाइन की बहुत अहमियत है। आगे वो कहते हैं कि ऐसा था जैसे मुझे उस खेल के नियम सौंप दिए जाएं जिसे मैं पूरी जिंदगी बिना पूरी तरह समझे ही खेलता रहा हूं। ये बात बहुत सुंदर है। ये पूरी जिंदगी बिना समझे क्या खेलते रहे हैं, जिंदगी वाला गेम खेलते रहे हैं। और अचानक से क्या हुआ, जैसे वो सारे नियम तुम्हें क्लियर कर दिए गए। धरती पे खेलने के नियम क्या थे, और वो नियम ये थे, ये 3 बातें जो टेलीपैथिक मैसेज पहुंचे थे ना, वो थे ये नियम। आगे उस लड़की का मैसेज था कि हम तुम्हें बहुत सारी चीजें दिखाएंगे। ये सब टेलीपैथिक है। ये फिर दुनियावी भाषा में तो एबन ने इसे ट्रांसलेट किया है। वो आगे बताते हैं कि उसने कहा कि हम आपको बहुत सारी चीजें दिखाएंगे, लेकिन आखिरकार तुम वापस जाओगे। यानी उनको कोमा में ही ये सब अनुभव तो उनके कोमा के है ना, आखिरकार तुम वापस जाओगे, ये भी क्लियर है। बस एक तरह से उन्हें सोल वर्ल्ड के एक्सपीरियंस के लिए चुना गया है, लेकिन आखिरकार वो वापस लौटेंगे धरती पर। और आज भी एबन अलेक्जेंडर जीवित हैं। आज भी अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, उनकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आज भी वो, मतलब ये अनुभव कितना पुराना हो गया, ये 2008 का उनका अनुभव है, आज भी वो जीवित हैं। लेकिन ये एबन को अच्छा नहीं लगा, ये जो बात थी ना, लेकिन आखिरकार तुम वापस जाओगे, ये अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने कहा वापस कहाँ, मतलब धरती पे क्या वापस जाना पड़ेगा, ऐसी वाली एक फीलिंग। इसके बाद एक लाइन उन्होंने कही, उन्होंने कहा, क्योंकि वो खुद भी डॉक्टर है ना, न्यूरोसर्जन है, तो उन्होंने कहा याद रखें। अब ये वो हमसे कह रहे हैं, हमसे उन्होंने क्या कहा, जो हम पढ़ने वाले हैं, हमसे कह रहे हैं याद रखें कि इस वक्त आपसे कौन बात कर रहा है।
मैं कोई नरम दिमाग वाला, कोई बहुत इमोशनल व्यक्ति नहीं हूं। मुझे पता है मौत कैसी दिखती है, मुझे पता है कैसा लगता है। ये वो अपने बारे में कहते हैं कि मैं कोई भावनाओं में बहने वाला, ऐसे ही कह देने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं तो खुद न्यूरोसर्जन हूं, दिन रात मौत से आमना सामना होता है मेरा। तो मैं ये बातें कह रहा हूं, ये बात अहमियत रखती है। इससे आगे भी एमए के जो एक्सपीरियंस हुए हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में